नमस्कार। प्राचीन और अति प्राचीन कला और संस्कृति की राजधानी काशी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे मधुमेह के बारे में। जी हाँ, वैसे तो त्रासद भरे इस माहौल से हम लोग कुछ हद तक बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हमने कोरोना महामारी का नाम दिया, लेकिन मधुमेह सरीखे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा सा बनती जा रही हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय मोहन पांडे। तो आपसे लेते हैं इस विषय पर जानकारी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय हमारे कार्यक्रम में आपका। और बात जब मधुमेह की करते हैं तो लगता है कि मधुमेह अब कोई बीमारी नहीं है, एक घर में पड़ा हुआ जो है कोई सामान सा है जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग में, किसी बड़े में, कभी कभी तो बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है और मीठी मीठी सी लगने वाली बीमारी है क्या? बहुत अच्छा आपने कहा कि ये बीमारी एकदम एक चुप्पा चोर की तरह है, जहाँ रहती है कुछ आवाज़ नहीं करती, कुछ पता नहीं लगता, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती जब तक कभी जांच ना हो या किसी डॉक्टर ने सलाह दी हो या कभी किसी बीमारी की वजह से या ऐसे ही जब जनरल चेकअप कराने आदमी जाता है तब जांच होती है तो पता लगता है कि आपको शुगर या डायबिटीज़ है। ये एक चुप्पा चोर है, शरीर के अंदर इसी तरह से 2-4-5 साल तक रहता है। अगर उसका इलाज न किया जाए तो इसका विपरीत प्रभाव आँख पे, दिल पे, गुर्दे पे, नसों पे, इन सब पे उसका कुप्रभाव पड़ता है जी। और वो जो कुप्रभाव है वो बहुत ख़राब हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और उनका इलाज या तो नहीं है या फिर बहुत कठिन और महंगा है जी। तो इसलिए इस चुप्पे बीमारी को समय पे पहचान करके उसको कंट्रोल करके उसको इलाज करना उसका बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि ये बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके कारण भी यही है कि हमारी लाइफस्टाइल में अब हमने जो है शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम ज़्यादा कर दिया है, जबकि हमें अपने लाइफस्टाइल में करना ये चाहिए कि हम शारीरिक श्रम करें ज़्यादा और मानसिक श्रम करें कम। तो टेंशन को कम करके और शारीरिक श्रम अगर ज़्यादा करें तो हम एक तरह से मधुमेह से दूर रह सकते हैं, क्योंकि मोटापा एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो गया है डायबिटीज़ का। पॉल्यूशन है, आनुवंशिकता है, परिवार में अगर डायबिटीज़ है तो बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बीमारियां हैं, कई दवाइयां हैं जो कि डायबिटीज़ को आमंत्रित करती है, न्योता देती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स वगैरह। तो विभिन्न कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जो कि डायबिटीज़ को न्योता देते हैं और ये सब कुछ तो नोन कारण है, कुछ अननोन कारण है। लेकिन जिन भी कारणों से डायबिटीज़ हो उसको पहचान करके उचित समय पे और उसका निदान किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा सलाह के अंतर्गत होना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने आप पर नज़र रखें और ख़ुद को खुशी देने के लिए कुछ उपाय भी करते रहें, जिससे कि बहुत ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस से भी बचें। इस पे भी आगे चर्चा करेंगे कि तनाव और स्ट्रेस का क्या संबंध है मधुमेह से। लेकिन समझने की कोशिश ये करते हैं कि मधुमेह जैसा चुप्पा चोर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसके लक्षण प्रारंभिक क्या हो सकते हैं जिससे कि समय रहते हम सचेत हो जाएँ? बहुत साधारण लक्षण हैं जिसको कि कोई भी पहचान सकता है कि एक तो बहुत पानी की प्यास लगती है और बहुत जल्दी जल्दी पेशाब होता है। आदमी रात को उठ के 3-4 बार पेशाब करता है और बहुत तेज़ और ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी शरीर पनपता नहीं। तो ये जो कारण है, ये जो तीनों सिम्टम हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो ये दिखाते हैं कि मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा ये है कि कहीं अगर चोट लगी है, घाव लगा है, तो वो जल्दी घाव भरता नहीं, वो घाव भरने में भी समय लगता है। या कभी जैसे पैर में कांटा चुभ गया तो वो बहुत दिनों तक उसमें हीलिंग नहीं होती। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ये बताते हैं कि शुगर की बीमारी हो सकती है। वैसे इन सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए। मेरी ये सलाह है कि 35-40 साल की उम्र के बाद सालाना हर व्यक्ति को अपना एक शारीरिक जांच कराना चाहिए, ताकि अगर बीमारी है या मधुमेह होने वाली है तो भी एक अंदाज़ा लग जाता है और उसका अच्छे सही समय पे हम उस पर रोकथाम के कदम ले सकते हैं। और अगर वो रोकथाम के कदम लें तो हम डायबिटीज़ होने से अपने आप को बचा भी सकते हैं और डायबिटीज़ को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने अभी कहा कि सालाना हमें अपनी कुछ जांच कराते रहना चाहिए, खासतौर पे अगर हमारी उम्र 35-40 हो रही है तो वो कौन कौन सी साधारणतः जाँचें होती हैं जो कि अमूमन हर व्यक्ति को करा ही लेनी चाहिए? ये आप किसी भी अपने फैमिली डॉक्टर के, पारिवारिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी एक साधारण
जो जनरल चेकअप है, जनरल चेकअप करेंगे, उसके अंदर उन्हें पता लग जाएगा आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। फिर वो आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे जो कि साधारण टेस्ट हैं, उसमें आपका शुगर का टेस्ट है, आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है, आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, एक ईसीजी करेंगे, एक एक्सरे करेंगे कि कहीं कोई ऐसी अंदर छोटी मोटी बीमारी तो नहीं पनपने वाली है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक जनरल चेकअप का एक प्रोटोकॉल होता है जो कि कहीं भी एक पैकेज के रूप में, एक सस्ते पैकेज के रूप में सारे अस्पताल ऑफर करते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि एक दूसरे को बर्थडे गिफ्ट और एनिवर्सरी गिफ्ट देने के बजाय ये सस्ते टेस्ट का एक गिफ्ट जो है सब लोग एक दूसरे को दें, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद और उनके लिए कारगर सिद्ध हो। बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहने की कोशिश की कि सेहत है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, और ये तोहफ़ा हम दे सकते हैं अपने परिवारजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, कि उनकी सेहत पे हम भी नज़र रखें और उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसी अच्छी सोच के साथ इस बीमारी को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये बीमारी हो रही होती है, हमारे शरीर के अंदर पनप रही होती है, तो इसके कारण जानने की एक जिज्ञासा होती है कि आखिर ये बीमारी होती ही क्यों है। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो दो तरह की बीमारी है। एक कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये आमतौर पे बच्चों में और युवाओं में होती है। उनमें जो पैनक्रियास, हमारे यकृत जिसे कहते हैं, लिवर के पीछे वो छुपा हुआ ऑर्गन होता है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं, उसे कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वो सेल्स हैं, वो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। तो कुछ लोगों में आनुवंशिक रूप से या किसी वायरस के या किसी कारणों से वो सेल्स ये एब्सेंट होते हैं बचपन से ही। तो उन लोगों में इंसुलिन अलग से देनी पड़ती है क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो नॉर्मल बनता रहता है, लेकिन जो इंसुलिन वो बना रहे हैं वो शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि एक नॉर्मल इंसुलिन का रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन अगर शरीर में मोटापा आ रहा है या आइलेट और लैंगरहैंस को कोई बीमारी हो गई, उसमें कोई वायरस चला गया, तो उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, या शरीर को जितनी इंसुलिन चाहिए मोटापे की वजह से वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो इंसुलिन जो है घटने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में तो हमें इंसुलिन देके उसकी भरपाई करनी है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में हम मोटापा कम करके या और दूसरे साधनों से, या जो हमारे शरीर में इंसुलिन है उसको हम ज़्यादा सेंसिटाइज करके, या हम और दूसरे माध्यम से हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट को जो है ना एब्जॉर्ब होने दें, कई माध्यमों से हम इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अगर उससे हमारा काम नहीं चलता, तब हम इंसुलिन बनाने और बढ़ाने के लिए उन सेल्स को प्रेरित करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ देते हैं कि वो और इंसुलिन बनाएं। हर डायबिटिक के लाइफ में 5 साल 10 साल बाद आइलेट और लैंगरहैंस जो इंसुलिन बनाते हैं वो थकने लगते हैं। उनकी ये कैपेसिटी होती है कि उनको हम कितने चाबुक मारें, कितना हम उन्हें प्रेशराइज करें, वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो अगर हम साथ में इंसुलिन दवाइयों के साथ में अगर हम बाकी खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कसरत नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दवा के भरोसे हैं, तो एक दिन वो दवाइयाँ फेल होने लगती हैं। तो जब वो दवाइयाँ फेल होने लगती हैं तो हमें उन दवाइयों के साथ साथ इंसुलिन अलग से दे करके सप्लीमेंट करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन के ही रूप में आता है। अभी तक इंसुलिन की कोई गोली नहीं बनी, इंसुलिन की कोई दवा नहीं बनी, या इंसुलिन और किसी माध्यम से नहीं दिया जा सकता, सिर्फ वो इंजेक्शन के ही फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी वो भी एक हार्मोन की बीमारी है, कम हार्मोन होता है, हम बाहर से वो हार्मोन देते हैं और गोली के रूप में आता है, थायराइड हार्मोन जो है बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे थायराइड हार्मोन की गोलियां आई हैं, वैसे इंसुलिन की गोली नहीं आई, उसकी इंजेक्शन ही आया है। तो जब दवाइयां फेल होने लगती हैं तब हमें इंजेक्शन पे जाना पड़ता है। और ये सब इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये छुपा चोर है। आपको आज कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये मान के चलिए कि 5 साल के बाद जो पैरों की आपकी नसें हैं उनको खून के दौरे की कमी होने लगेगी। जो आँख के ऊपर जो अंदर जो पर्दा है, रेटिना है, उनके अंदर जो सेल्स हैं जो ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, जो धमनियाँ, वो धमनियाँ कमज़ोर होने लगेंगी, फट सकती हैं, जल्दी कैटरेक्ट बन जाएगा, है ना, रेटिनोपैथी होने लगेगी। हार्ट को भी दिन भर 24 घंटे लगातार बिना थके लगातार काम करना है 100 साल तक, उसको भी तो खुराक चाहिए। उसको खुराक जो है वो अपने को खुराक देता है
नलियों के माध्यम से, तो ऑक्सीजन और खुराक जिस नली से उसको मिलती है वो नलियाँ भी सिकुड़ने लगती हैं, तो हार्ट को भी पूरा अपना खुराक नहीं मिलता। उसी तरह से गुर्दे हैं, गुर्दे की जो नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ने लगती है, उसके अंदर वसा जमा होने लगती है अगर शुगर कंट्रोल ना हो। तो गुर्दे भी एक समय के बाद वो शरीर की जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो उसे बचा के रखना चाहिए, प्रोटीन वगैरह, वो पेशाब में निकालने लगता है, तो शरीर का क्षय होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है धीरे धीरे उनका नुकसान होने लगता है, और एक दिन में ये नुकसान नहीं पता लगता, ये नुकसान पता लगने में 2-4-5 साल लग जाते हैं। तो जब हम उससे उठते हैं, नींद से उठते हैं, तो पता लगता है कि हमारा ये नुकसान हो गया। इसीलिए हमेशा हर डॉक्टर बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस करता है कि समय पे चेकअप कराएं, समय पे डॉक्टर से मिलते रहें और उचित मार्गदर्शन पे अपना इलाज लेते रहें। डायबिटीज़ बहुत ही साधारण बीमारी है। हर डायबिटीज़ का मरीज़ अपने आप को धीरे धीरे सीखते सीखते वो खुद डायबिटीज़ का उसको डॉक्टर हो जाना है। उसे मालूम होना चाहिए मुझे कितना खाना है, मुझे कितनी कसरत करनी है, मुझे कितनी दवा लेनी है, और ये दवाइयों में क्या नुकसान है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे सारे जो समझदार हमारे पेशेंट्स हैं वो अपनी डॉक्टर डायबिटीज़ के बारे में खुद ही बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। और यही इलाज का सक्सेस है, यही की टू सक्सेस है। जितना ज़्यादा इस बीमारी के बारे में जानेंगे उतना अच्छा इसे कंट्रोल करेंगे और उतने ही प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ जो है बहुत ही साधारण बीमारी है। अगर उसे समझ करके उसका ठीक से इलाज लिया जाए तो आदमी आराम से निश्चिंत होकर के 100 साल की ज़िंदगी बिता सकता है बिना किसी नुकसान के। क्या बात है। तो बस छोटा सा एक प्रयास ही तो करना है कि हम सजग रहें अपने डायबिटीज़ के प्रति, अपनी जांच कराते रहें और जो दवाएं प्रेस्क्राइब्ड है उसे भी समय लेते रहें। और इंसुलिन को लेकर के जो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, कोई नुकसान तो नहीं होगा, और निडल पिन कैसे करना है, ये एक मन में एक मुझे लगता है कि हर डायबिटिक पेशेंट और उनके परिवार के लोगों के मन में रहता है कि इंसुलिन ना लेना पड़े तो अच्छा है। ये सवाल क्यों उठता है? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसुलिन अब जो है वो दो गोलियों के रूप में तो आती नहीं, लेकिन जब शरीर के लिए मजबूरी हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इंसुलिन ही दिया जाए। लेकिन अब अगर आप लोग देखेंगे तो इंसुलिन की बहुत अच्छे सिरिंजेस आ गए हैं, बहुत अच्छी बहुत फाइन नीडल्स आ गई हैं, और वो नीडल्स ऐसी है जैसे एकदम मच्छर के डंक बराबर हैं। और अगर आप एक दो बार, एक मन का डर है नीडल और इंजेक्शन का, अगर एक मन का डर एक बार अगर आप उससे हट जाए तो आपको 1 महीने बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही साधारण है। और वैसे भी जिन लोगों को इंसुलिन प्रेस्क्राइब्ड है, जब मेरी उनसे ये सलाह होती है कि आप 1 महीने का एक डिस्पोजेबल पेन ले लीजिए, 300 यूनिट का होता है, जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा लीजिए। अगर आपको 15 दिन में अगर अपने आप से अच्छा नहीं लगने लगे तो आप इंसुलिन बंद कर दीजिएगा। और मेरा अभी तक का अनुभव है कि मैंने जिसको भी इंसुलिन शुरू किया है, कोई ये लौट करके ये कहने नहीं आया कि नहीं साहब हमको फ़ायदा नहीं है, आराम नहीं है, हम इंसुलिन बंद कर दीजिए। क्योंकि जिस शरीर में इंसुलिन की इतनी आवश्यकता है कि उसके अंदर इंसुलिन नहीं है, जैसे ही इंसुलिन पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में पानी आ गया हो, और रेगिस्तान में एकदम जैसे हरा होने लगता है पानी के माध्यम से, उसी तरह शरीर भी हरा भरा होने लगता है। और मरीज को खुद पता लगता है कि हाँ, जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो अभी तक हम मिस कर रहे थे। इसलिए कि ये मन का डर है बस, इस डर से अगर हम उबर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो इस मन के डर से तो उबरना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रयास ये भी करना है कि हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान कैसा हो जिससे कि इस लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम डीले कर सकें। और इसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं मधुमेह को? क्या ये आनुवंशिक भी हो सकता है? हाँ, ज़रूर आनुवंशिक होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, अगर सम्मिलित किया जाए तो डायबिटीज़ से बचा भी जा सकता है। जैसे हर इंसान को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा आइडियल हाइट की वजह से, हाइट के हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए, और ये कोशिश करना चाहिए कि ये वज़न हाइट के हिसाब से 10% ऊपर नीचे हो, इससे ज़्यादा ना हो। दूसरा ये है कि हम धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी मैकेनाइज्ड हो गई हैं और हमारा ज़्यादातर समय एयर कंडीशन में ही और बंद कमरे में बीतता है। सूरज देखे हुए भी हमें ज़माना हो जाता है। तो एक तो यह है कि शरीर को सूरज और धूप जरूर दिखाएं, विटामिन डी भरपूर लें, कुछ समय धूप पे ज़रूर बिताएं, और कम से कम हर सबको मेरी ये सलाह है कि कम से कम 3 किलोमीटर की वॉकिंग
तेज़ या जैसा आप कर सकते हैं इतना ज़रूर करें, या इसके जो लोग वॉकिंग नहीं कर सकते इसी के बराबर के श्रम करने के लिए और भी कई तरीके हैं। कम से कम उनको आधा पौन घंटे का श्रम करना चाहिए जी। मैं छोटा था, पाठशाला, 5वीं क्लास की पाठशाला थी, तो गांधी जी की एक पाठ था, उसमें मैंने पढ़ा था कि नित्य 3 मिनट दौड़िए। और वो मुझे आज भी याद है, मैं इतने 50-60 साल बाद मुझे याद है कि वो गांधी जी की बात थी। इतना अच्छा वो लेख लिखा था गांधी जी ने, नित्य 3 मिनट दौड़ने के बाद शरीर में क्या क्रियाएं परिवर्तन होते हैं। वो प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में शायद, पता नहीं वो पाठ अभी है कि नहीं, लेकिन मुझे आज तक याद है और मैंने उस चीज़ को हमेशा इनकॉर्पोरेट करता हूँ। रोज़ाना सुबह मेरा नित्य कर्म वो है, नित्य का ये काम है कि खेल कूद और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या बात और है। दूसरा, और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपको कि आपने बड़ी ही सहज और सरल भाषा में आज मधुमेह को न सिर्फ परिभाषित ही किया, बल्कि हमें और क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ये भी जानकारी हमें मिली। तो उम्मीद करते हैं कि अपनी जीवन शैली में इतना तो सुधार लाएंगे कि जीवन को लंबा और सुखमय जिया जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ होगी एक और सार्थक मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।